नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में आज हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम देखें कि मौर्यों के प्रशासन के संबंध में जो जानकारी मिलती है वो कौन कौन से स्रोतों से मिलती है। जैसे कि अशोक के शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से, गुहा लेखों से तो जानकारी मिलती ही है हमें। साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है मौर्य प्रशासन के बारे में। और मैगस्थनीज की इंडिका से हमें जानकारी जो महत्वपूर्ण मिलती है नगरीय प्रशासन के बारे में कि नगर की व्यवस्था किस प्रकार से रही। इसी तरह अन्य भी स्रोत हैं, जैसे जैन धर्म का प्रविष्ट प्रवन स्रोत है, मुद्रा राक्षस स्रोत है विशाखदत्त का। तो इन मौर्य इतिहास के बारे में हमें, मौर्य प्रशासन के बारे में इन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखें कि केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से कार्य किया। मौर्यों ने सबसे पहले भारत में इतने बड़े केंद्रीकृत राज्य की, साम्राज्य की स्थापना की थी जो सुदूर हम देखते हैं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत जो उपमहाद्वीपीय भारत था, कंधार तक विस्तृत था, अफगानिस्तान तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। हिंदू कुश पर्वत इसकी प्राकृतिक सीमा बनाता था और उधर बंगाल से लेकर सौराष्ट्र तक जो था ये मौर्य साम्राज्य फैला था। इतने विशाल केंद्रीय साम्राज्य की स्थापना मौर्यों द्वारा की गई। अब जो केंद्र में था साम्राज्य के वह था राजा। अब राजा किस प्रकार से कार्य करता था। साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा होता था और सर्वोच्च न्यायाधीश भी राजा ही, सम्राट था। अशोक के धौली जो शिलालेख मिला है, पृथक कलिंग शिलालेख जिसको कहा जाता है, उसमें अशोक ने कहा है कि सब मनुष्य मेरी संतान है। अतः वह पैतृक निरंकुशतावाद के सिद्धांत को मानता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखें तो राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा सेना और सातवां मित्र। उसमें उसने राजा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उसने राज्य में होने वाली योग्यता के बारे में कहा कि राजा उच्च कुल का होना चाहिए, दैवी बुद्धि वाला होना चाहिए, शक्ति से युक्त होना चाहिए, गुरुजनों की बात सुनने वाला होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए, अनावेशकी, तत्वज्ञान, त्रयी यानी तीनों वेद, वार्ता यानी अर्थशास्त्र और दंड नीति का ज्ञाता होना चाहिए। दंड नीति यानी सरकार चलाने वाले विज्ञान जिसको कहा जाता है। और राजा साथ ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, हर्ष इन 6 शत्रुओं पर आत्म नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए, आत्म संयमी होना चाहिए। राजा अमात्यों यानी मंत्रियों, पुरोहितों, गुप्तचरों और राजदूतों को नियुक्त करता था और उसका अंतिम आदेश ही कानून होता था और वही अंतिम न्यायाधीश भी था। तो राजा में इतनी सर्वोच्च शक्तियाँ कौटिल्य ने प्रदान की। और हम देखते हैं कि शिलालेखों से कि अशोक और जो अन्य मौर्य राजा रहे उनमें ऐसी ही शक्तियाँ विद्यमान थी। अब मंत्री परिषद किस प्रकार से हो। सम्राट को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। कौटिल्य के अनुसार मंत्री राजा की आंखें होते हैं जिनकी सहायता के बिना राजा चल नहीं सकता। 2 प्रकार के मंत्री थे। पहला मंत्रिन जिनको तीर्थ कहा जाता था। ये मंत्रिन आधुनिक कैबिनेट मंत्रिमंडल जैसे होते थे और ये थोड़े ही थे, इनकी संख्या कम होती थी और इनसे विशेष विषयों पर परामर्श लिया जाता था। इनका जो वेतन होता था 48,000 पण वार्षिक था। दूसरा अमात्य, ये आधुनिक राज्य मंत्रियों की भांति थे जो मंत्रियों से छोटे प्रकार के मंत्री थे। जैसे कौटिल्य छोटे प्रकार के मंत्रिमंडल के पक्ष में था क्योंकि इससे गोपनीयता बनी रहती थी और इनका वेतन 12,000 पण होता था। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के मंत्री थे। एक मंत्रिन
जिनको तीर्थ कहा गया, और दूसरे अमात्य। अब जो अधिकतर अधिकारी गण थे, सभी जो विभाग थे, सभी मंत्रियों के अपने अपने विभाग थे और विभाग के अपने अपने मंत्री थे इन विभाग के। तो उनको क्या कहा जाता था, जैसे पहला सन्निधाता। सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष। ये सरकारी कोष में धन, आभूषण, नगद, वस्तुएं, अनाज, रत्न आदि इसी के नियंत्रण में होते थे। राज्य की संपूर्ण आय व्यय का विवरण भी इसी के पास रहता था। दूसरा समाहर्ता, यह राज्य के विभिन्न भागों से कर और राजस्व वसूल करता था या एकत्रित करता था। समाहर्ता कर और टैक्स और रेवेन्यू एकत्रित करने वाला। तीसरा शुल्काध्यक्ष, व्यापार चुंगी संबंधी कर इकट्ठा करने वाला। चौथा पौतवाध्यक्ष यानी माप तौल की देखरेख करने वाला। पांचवा सीताध्यक्ष, ये राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष था। छठा सूत्राध्यक्ष, राज्य के कारखानों के विभाग का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष, शराब के निर्माण, खरीदना, बेचना, प्रयोग आदि पर नियंत्रण व संचालन करने वाला था। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं की देखभाल या व्यवस्था देखने वाला था। मुद्राध्यक्ष, मुद्रा विभाग टकसाल का अध्यक्ष था। नावाध्यक्ष, नावों के संचालन विभाग का अध्यक्ष था। गोविकर्तन, गायों की देखरेख करने वाले विभाग का अध्यक्ष था। अश्वाध्यक्ष, घोड़े संबंधी व्यवस्था देखने वाला था। पणयाध्यक्ष, बाजार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा वितरण विभाग का अध्यक्ष था। देवता अध्यक्ष, मंदिरों में पूजा ग्रहों की देखरेख करने वाला था। आकरा अध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष था। सूना अध्यक्ष, कछाई खाने, बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। विविता अध्यक्ष, गोचर गायों को चराने वाली भूमि का अध्यक्ष था। नायक, सेना का सेनापति था। कर्मांतिक, राज्य के कारखानों का प्रबंध देखने वाला था। प्रशासता, सभी विभागों का लेखा जोखा रिकॉर्ड अक्षपटल नामक कार्यालय में रखता था। अंतपाल, सीमा प्रांतों के बने दुर्गों की रक्षा का दायित्व इसी पर था। दुर्गपाल, देश के भीतरी भागों में बने दुर्गों की रक्षा का दायित्व भी इसी पर था। तो इस प्रकार से एक लंबी चौड़ी हमें सूची मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य जो प्रशासन है वह काफ़ी विस्तृत रहा होगा। इसके अलावा भी अन्य अधिकारी थे, जैसे दौवारिक, राजा के विशाल महल का प्रबंध देखने वाला था। प्रदेश था यानी प्रादेशिक, ये फौजदारी न्यायाधीश था। राज्य और व्यक्ति के बीच हुए विवादों पर निर्णय करता था। जिले का अध्यक्ष था। और व्यवहारी जो दीवानी न्यायाधीश होता था, व्यक्ति के बीच और आपस में विवादों का निर्णय करता था। दंडपाल, यह पुलिस अधिकारी था। नागरिक, यह नगर का प्रशासन चलाने वाला अधिकारी था। आंतरवर्षिक, ये अंगरक्षकों का प्रधान था। आठवीं, ये जंगल विभाग का अध्यक्ष था। और प्रशात यानी कारागार का अधिकारी था। पौर, यह आधुनिक कोतवाल की भांति था। इसके अलावा कुप्याध्यक्ष का वर्णन मिलता है, जो वन्य उपज का निरीक्षक था। तो इस प्रकार से हमें ये केंद्र प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी थे, इनके बारे में जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अब हम देखें कि अशोक के शिलालेखों से भी अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की सूची हमें मिली, जैसे पुलिसानी। इसकी जानकारी हमें चौथे स्तंभ लेख से मिली है। ये रज्जुकों, ग्राम अधिकारी व न्यायाधीश जो रज्जुक थे, वो जो राजा की इच्छा बताते थे, उनके निर्देश पर, ये रज्जुकों के निर्देश पर पुलिसानी कार्य करते थे। और ये आधुनिक पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी की भांति थे। ये राजा को जनमत की सूचना देते थे। तो ये पुलिसानी थे। नेक्स्ट जो अधिकारी था वह प्रतिवेदक यानी प्रतिवेदका,
ये राजा के विशेष रिपोर्टर, सूचना प्रदाता थे, जो राजा से को कहीं भी किसी भी समय मिल सकते थे। जैसे छठे शिलालेख में अशोक कहता है कि मेरे प्रतिवेदक मुझे कहीं भी आकर, चाहे मैं अश्वशाला में हूँ, चाहे पाकशाला में हूँ, चाहे शयन कक्ष में हूँ, ये मुझे कहीं भी आकर सूचना दे सकते हैं और मिल सकते हैं। इसी तरह अंत महामात्र का उल्लेख हमें मिलता है पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में और प्रथम स्तंभ लेख में। भंडारकर के अनुसार ये सीमा प्रांतों के उच्च अधिकारी व रक्षक थे और ये इन क्षेत्रों का प्रशासन संभालते थे। इनका काम सीमांत जातियों में अशोक की नीतियों के प्रति विश्वास पैदा करना था और यह अंतशास्त्र में दिए गए अंतपाल की भांति था। इसी तरह अशोक के शिलालेख में स्त्री झक महामात्र यानी इथी झक महामात्र यानी स्त्री अध्यक्ष महामात्र का वर्णन मिलता है। अशोक ने नारी कल्याण के लिए गणिकाओं की व्यवस्था देखने के लिए, अंतपुर की व्यवस्था देखने के लिए, रानियों द्वारा दिए गए दान के प्रबंध करने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन कौन इस दान के पात्र हैं और साधारण व राजकीय स्त्रियों की सहायता के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति की थी। तो ये स्त्री अध्यक्ष महामात्र थे जो नारियों के कल्याण के लिए कार्य करते थे। अब एक अधिकारी का विवरण भी हमें अशोक के शिलालेख में मिला है, जिसका नाम है दम महामात्र। हम जानते हैं कि अशोक ने धम्म चलाया और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अर्थात 255 ईस्वी पूर्व में इस नए अधिकारी धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की और इनका जो कार्य था धम्म का प्रचार करना, धम्म की व्याख्या करना और जन कल्याण का कार्य करना, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना करना, धम्म समर्पित लोगों की सुख शांति के कार्य धम्म महामात्र किया करता था। एक अधिकारी वृक्ष भूमि का उल्लेख हमें 12वें शिलालेख में मिलता है, जैसा गोवंश की वृद्धि करना, राज के दूध का प्रबंध करना। थापर ने इसे राज के कृषि क्षेत्रों यानी गोचर भूमि का मैनेजर बताया है, जो अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष की भांति कार्य करता है। इसके अलावा कुपियाध्यक्ष यानी वन्य उपज व वनों की देखभाल करने वाला अधिकारी था। दापक यानी राजकीय जनाध्यक्ष था। दूत यानी राजदूत, कर्णिक यानी ग्राम लेखाधिकारी, लिपिकार यानी लिपि रचना करने वाला, राष्ट्रिक यानी रज्जुकों के नीचे का अधिकारी, श्रावक यानी राजकीय घोषणाओं का उद्घोषक, विभुट यानी व्युठ इस घोषणा के अक्षरशः पालन करने के लिए हर स्थान पर अधिकारी जो जाता था उसको विभुट कहा जाता था, यानी व्युठ जो संग वेद लेख अशोक द्वारा लिखा गया था उस संग वेद लेख की पालना करने वाला अधिकारी व्युठ था। तो इस प्रकार की केंद्र प्रशासन जो हमें अशोक के शिलालेख में भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था जो थी, गुप्तचर व्यवस्था में देखते हैं हम कि मौर्य साम्राज्य के जो गुप्तचर थे ये कपटी शिष्य, साधु, गृहस्थ, व्यापारी, योगी, विद्यार्थी, भिक्षार्थी, स्त्री, वेश्या, भिक्षुणी के भेष में कार्य किया करते थे और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण भी करते थे। अपराधों का पता लगाना, लोकमत को जानना इनका कार्य था। कौटिल्य ने गुप्तचर के 2 प्रकार बताए। पहला संचारा, ये साम्राज्य में तथा साम्राज्य के बाहर गुप्त वेश में रहकर कार्य किया करते थे, और दूसरा संस्था, ये स्थायी रूप से एक जगह रहकर कार्य किया करते थे। तो ये गुप्तचर व्यवस्था थी। सम्राट की रक्षा व्यवस्था हम देखते हैं कि सम्राट के अंगरक्षकों में स्त्रियां भी होती थी। जिस समय सम्राट शिकार के लिए महल से निकलता था उसका मार्ग रस्सियों से घिरा रहता था। जो व्यक्ति इनको लांघने का प्रयास करता उसे प्राणदंड दिया जाता था। सम्राट दिन में नहीं सोता था और वह रात्रि में भी कई बार अपने सोने के स्थान को बदलता रहता था। सम्राट का जो अंगरक्षकों का प्रधान था वो आंतरवर्षिक कहलाता था।
अब हम देखें कि सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से थी। हम देखते हैं कि प्लूटार्क ने एक बहुत बड़ी विशाल सेना चंद्रगुप्त की बताई कि उसने कहा कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल के अलावा घुड़सवार सैनिक, रथ सैनिक, गज सैनिक थे। हो सकता है प्लूटार्क ने इसलिए बताया कि चंद्रगुप्त की विशाल सेना बताकर उसने सिकंदर के भारत आक्रमण न करने का औचित्य सिद्ध किया। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 80,000 पैदल, 1,000 घुड़सवार, 700 गज सैनिक की संख्या थी। मेगस्थनीज के अनुसार सैन्य प्रबंध के लिए 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थी, अर्थात 30 सदस्यीय बोर्ड था। 6 समितियों में पहला नौसेना समिति, दूसरा रसद समिति, तीसरा पैदल सेना समिति, चौथा घुड़सवार सेना समिति, पांचवा रथ सेना समिति और छठा हस्ती सेना समिति थी। कौटिल्य के अनुसार सेना 3 श्रेणियों में बटी थी। पहला मौल बल यानी वंशानुगत सैनिक यानी स्थायी सेना, जिसको सैनिकों को 500 पण प्रतिवर्ण वेतन मिलता था। भृतक बल यानी किराए के सैनिक, तीसरा श्रेणी बल यानी नगर पालिकाओं से संबंधित सैनिक, अटवी बल यानी जंगली जातियों के सैनिक। न्याय विभाग में हम देखते हैं कि संपूर्ण न्यायालयों को कौटिल्य ने 2 भागों में बांटा। पहला धर्म स्तरीय न्यायालय यानी दीवानी जो प्रशासन देखते थे, इसका कार्य नगर व्यवहारिक महामात्र जो था मनुष्य के पारस्परिक विवादों पर निर्णय देने वाला था, यानी दीवानी मामलों में निर्णय देने वाला था। दूसरा कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय, इसका कार्य प्रतिष्ठा या प्रादेशिक देखता था, व्यक्ति और राज्य के बीच विवादों पर निर्णय देने वाला था। जिले में प्रादेशिक या प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायाधीश था, जबकि नगर व्यवहारिक महामात्र जो था दीवानी न्यायाधीश था। अशोक ने बाद में ग्राम अधिकारियों रज्जुकों को ग्राम की सभा के न्याय कार्य दे दिए थे, सौंप दिए थे। ग्राम सभा के न्याय कार्य रज्जुकों को उसने सौंप दिए थे। दंड विधान हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का दंड विधान बड़ा कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए अंग विच्छेद कर दिया जाता था। न्यायाधीश निम्न 4 आधारों पर सामने रखकर दंड निर्धारित करता था। पहला धर्म वे थे जो सार्वभौमिक सिद्धांत थे और प्रत्येक समय और समाज में मान्य थे। दूसरा व्यवहार वे थे जो पुराने कानून थे, प्राचीन राज्यों के कानून भी थे। तीसरा चरित्र, ग्राम की विशिष्ट परंपराओं और मान्यताओं को चरित्र कहते थे। और चौथा राज्य शासन यानी राजा की आदेश यानी आज्ञाएं इसके अंतर्गत आती थी। मैगस्थनीज ने न्याय प्रणाली को समझ न पाने के कारण ऐसा लिखा कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है जो कि सत्य नहीं है। तो इस प्रकार ये न्याय प्रशासन, केंद्र प्रशासन हमने देखा, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था तो थी ही, साथ में शिलालेखों में दिए गए अधिकारियों की सूची थी, और गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, न्याय विभाग और दंड विभाग के बारे में हमने इस वीडियो में बताया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।